गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। भारतीय इतिहास जो हमारे पाठ्यक्रम में पाठ्यपुस्तक है हमारी, उसमें हमने जो पाठ्यक्रम में जो पढ़े हैं बिंदु और उन बिंदुओं के हमारे यहाँ जो पार्ट्स बने, भाग बने या जो वीडियो जारी हुए गए हैं, उन सभी में जो टॉपिक लिखे हुए हैं, उन टॉपिकों में जब आप देखेंगे सुनेंगे तो हमारी जो पाठ्यपुस्तक के अंत में जो प्रश्न दिए गए हैं, क्वेश्चन दिए गए हैं, सभी प्रकार के क्वेश्चन उनमें से मिलेंगे और बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से वो सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। तो आप लोग इन क्वेश्चनों को यहाँ से सुन करके और नोट्स से और उनके उत्तर तैयार कर सकते हैं, उनको याद कर सकते हैं। जैसा कि आपके सामने है, जैसा ये टॉपिक लिखे हुए हैं, पार्ट्स या वीडियोज लिखे हुए टॉपिक, जैसे पहला वीडियो है वो वैभवपूर्ण अतीत का है, दूसरा है भारतीय इतिहास की जानकारी के प्रमुख स्रोत, तीसरा है वैदिक साहित्य, चौथा बौद्ध साहित्य, पांचवा है जैन साहित्य, छठा है राजतरंगिणी और अर्थशास्त्र, सातवां और आठवां विदेशी साहित्य स्रोत है, नौवां संगम साहित्य है, 10वां अभिलेख स्रोत है, 11वां पाषाण युग और शैलाश्रय है, 12वां सिंधु सभ्यता की खोज स्थापना विस्तार है, 13 हड़प्पा की स्थापत्य कला है, 14 सिंधु का आर्थिक और धार्मिक जीवन है, 15 नंबर सिंधु का सामाजिक जीवन है, 16 नंबर वैदिक सभ्यता की स्थापना और विस्तार है, 17 नंबर वैदिक सभ्यता का राजनीतिक जीवन है, 18 नंबर वैदिक सभ्यता के सामाजिक जीवन है, 19 नंबर वैदिक सभ्यता का धार्मिक जीवन, 20 नंबर वैदिक सभ्यता का आर्थिक जीवन है और 21 नंबर वैदिक कालीन विज्ञान का विकास है और 22 नंबर है महाजनपदीय व्यवस्था। तो ये सारे जो टॉपिक है, ये सारे जो पार्ट्स है, 22 पार्ट्स है इस पहले लेसन के वैभवपूर्ण भारत का अतीत, और उसके 22 पार्ट्स में से हमारे जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन प्रश्नों पर हम एक एक करके देखते हैं। जैसा कि हमारे पाठ्यपुस्तक के प्रश्न दे रखे हैं, मेरे पास ये अपनी पाठ्यपुस्तक के प्रश्न हैं, मैं उन्हें एक को देख रहा हूँ और यहाँ से अति लघुतरात्मक प्रश्न है तो वो किस में है वहाँ मैं डाल रहा हूँ, लघुतरात्मक है तो वो किस में है उनके सामने मैं डाल रहा हूँ, निबंधात्मक है तो वो कौन से वीडियोस में आपको मिलेंगे, वहाँ से आपको सुनना है नोट्स से और वहाँ सुन करके आपको उनके उत्तर लिखने हैं। तो जो प्रश्न है पहला है, किस वेद में पृथ्वी को भारत माता के रूप में स्वीकार किया गया है? वैदिक साहित्य स्रोत यहाँ है, किस वेद में है? किस वेद का मतलब ये हुआ वैदिक साहित्य स्रोत, और वैदिक साहित्य स्रोत में हमने पढ़े थे 4 वेद, ऋग्वेद संहिता, सामवेद संहिता, यजुर्वेद संहिता, अथर्ववेद संहिता। ये कह रहे हैं किस वेद में पृथ्वी को भारत माता के रूप में स्वीकार किया गया है। एक वैभवपूर्ण अतीत पढ़ा था हमने, उसमें भी यही था, वैभवपूर्ण भारत जो भारतीय संस्कृति के बारे में पढ़ाया गया था, वहाँ भी यही बताया गया था कि पृथ्वी हमारी माता है और हम इसके पुत्र है। इसका उत्तर आपको वीडियोस नंबर 3 में वैदिक साहित्य स्रोत में मिलेगा, जिसमें अथर्ववेद में कहा गया है पृथ्वी हमारी माता है और हम इसके पुत्र हैं। इसके बाद है मिडास ऑफ गोल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए मिडास ऑफ गोल्ड, यहाँ पे देखिए साहित्य स्रोत, साहित्य स्रोतों में हमारे यहाँ पर विदेशी साहित्य स्रोत के 2 वीडियोज है, 7 और 8 नंबर विदेशी साहित्य स्रोत। इस विदेशी साहित्य स्रोत के अंदर जब हम जाते हैं तो यहाँ चीनी साहित्य, तिब्बती साहित्य, फारसी साहित्य और इस तरह के जो साहित्य विदेशी साहित्य स्रोत है उसमें ही फारसी साहित्य में आता है मिडास ऑफ गोल्ड, अल मसूदी की पुस्तक है जो आपको इसमें वीडियो संख्या 7 और 8 में मिलेगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न विक्रमी संवत की शुरुआत कब हुई? 57 ईसा पूर्व विक्रमी संवत की शुरुआत हुई। ये विज्ञान का जो विकास है, भारत में विज्ञान का विकास, वहाँ 21 नंबर वीडियो में ये आपको मिलेगा। निम्न में से कौन सा वेदांग नहीं है? सूत्र साहित्य। देखिए यहाँ ये वैदिक साहित्य स्रोत में हमने कहा था वेद, वेदों के बाद हमने बात की थी उपनिषद, उपनिषद के बाद हमने बात की थी आरण्यक, आरण्यक के बाद हमने बात की थी वेदांग साहित्य। तो यहाँ पर वेदांग साहित्य जो 6 वेदांग थे जिनका हमने विस्तृत अध्ययन किया, वो वैदिक साहित्य वीडियो नंबर 3 में, ये क्लास टॉपिक नंबर 3 में आपको इसका उत्तर मिलेगा। उसके बाद है प्राचीन भारत में नौका शास्त्र युक्ति कल्पत्रु लेखक कौन है? राजा भोज। देखिए भारत में एक यहाँ टॉपिक आया था कि भारत में जो वैभवपूर्ण अतीत है उसमें आया था कि भारत में जल सेना
जल सेना या नौ शक्ति का विकास किस तरह से हुआ था, यानी वैभवपूर्ण अतीत में हमने बात की थी 1 नंबर में, तो राजा भोज की रचना युक्ति कल्पत्रु। उसके बाद आता है ऋग्वैदिक आर्यों का भौगोलिक क्षेत्र कौन सा था। हमने पढ़ लिया आर्य सभ्यता की स्थापना, यहाँ पे आप देखेंगे वैदिक सभ्यता की स्थापना और विस्तार, क्लास नंबर 16, टॉपिक नंबर 16, जिसमें हमने विस्तृत अध्ययन किया है सप्त सिंधु प्रदेश जो आर्यों का मूल निवास स्थान माना गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है सिंधु सरस्वती सभ्यता के विशाल स्टेडियम के अवशेष कहाँ मिले हैं। बाकायदा हमने मानचित्र बना करके जो हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थापत्य कला का हमने अध्ययन किया है, हड़प्पा स्थापत्य कला, ये टॉपिक नंबर 13 में हड़प्पा स्थापत्य कला की हमने बात की थी। वहाँ पर हमने ये बात की थी कि ये धौलावीरा का स्टेडियम है वो गुजरात के अंदर स्थित है। उसके बाद महाजनपद काल में जिस स्थान पर सभा की बैठक होती थी उक्त स्थान को क्या कहते हैं, उक्त स्थान को संस्थागार कहते हैं। क्लास नंबर 22 में आपको महाजनपदीय व्यवस्था में इसका विस्तृत विवरण मिलेगा। उसके बाद अब मैं बात करता हूँ लघुत्तरात्मक प्रश्नों की। पहला है लुप्त सरस्वती नदी शोध अभियान किन पुरातत्ववेताओं ने प्रारंभ किया। ये सिंधु घाटी सभ्यता की खोज और स्थापना जो दे रखा है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज और स्थापना, ये वीडियो नंबर 12 में हमारा अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है, वो पहला जो इसके अंदर आया हुआ है, अति लघुत्तरात्मक पहला प्रश्न हमारा यहाँ आया हुआ है कि लुप्त सरस्वती पर उत्खनन का कार्य किस किस ने किया। मैंने विस्तृत रूप से सरस्वती नदी के उद्गम स्थल, खोजकर्ता, उसका क्षेत्र, प्रभाव, ये सब उसमें विस्तृत बताया हुआ है। जो हम देखते हैं कि माना पर्वत से सरस्वती नदी निकलती है और उस पर वी.एस. वाकणकर महोदय, अमलानंद घोष जिन्होंने उत्खनन का सबसे अधिक कार्य किया। उसके बाद है दक्षिण पूर्वी एशिया में भारतीय संस्कृति का प्रचार किन किन देशों में हुआ। हमने अध्ययन किया था वैभवपूर्ण अतीत में कि भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रचार, जिसमें हमने 3 भाग पढ़े थे। पश्चिमोत्तर में भारतीय संस्कृति का प्रचार, पूर्वोत्तर में भारतीय संस्कृति का प्रचार और दक्षिण पूर्व में भारतीय संस्कृति का प्रभाव। जो दक्षिण पूर्वी देश है जावा, सुमात्रा, बोर्निया, इंडोनेशिया, ये जो दक्षिण पूर्व तकोल बंदरगाह वगैरह, ये दक्षिण पूर्व के क्षेत्र है जिसमें कंबोडिया वगैरह, इन देशों की हमने बात की थी। तो उसके बाद है अंगकोर वाट का स्मारक कहाँ स्थित है। ये जावा में अंगकोर वाट का प्रसिद्ध मंदिर जावा में स्थित है, जो हमने भारतीय संस्कृति की वैभवपूर्ण अतीत, भारतीय संस्कृति के प्रचार में हमने ये बात की थी। तो ये दूसरा और तीसरे प्रश्न का उत्तर जो है वो आपको वैभवपूर्ण अतीत में मिलेगा। उसके बाद है नवपाषाण युग की प्रमुख विशेषताएं बताइए। पाषाण युग हमने पढ़ा है, क्वेश्चन नंबर 4 पाषाण युग में आपको यहाँ पे मिलेगा। पाषाण युग में नवपाषाण काल की विशेषताएं मैंने अलग से स्पष्ट रूप से नवपाषाण काल की विशेषताएं बताई है। उसके बाद आगे देखिए सिंधु सरस्वती सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित थे। ताम्र धातु से परिचित थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता का जो आर्थिक जीवन है, आर्थिक जीवन, उसके अंदर हमने विस्तृत बात की है इनकी। उसके बाद देखिए सिंधु सरस्वती सभ्यता के अधिकांश लेख किस पर मिलते हैं, मुहूरों पर मिलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकांश लेख, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि की हमने बात की थी, यहाँ स्थापना खोज के साथ ही हमने लिपि की बात की है सिंधु घाटी सभ्यता की। तो आप यहाँ इसका देख सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में। उसके बाद देखिए आगे आर्य ग्रंथों का विषय वस्तु क्या है। वेदों के ज्ञान की दार्शनिक व्याख्या करना, ये आर्य ग्रंथों के मूल जो विषय है उसका है। और ये आर्य ग्रंथ आपको मिलेंगे वैदिक साहित्य स्रोत में, यानी 7 नंबर क्वेश्चन का उत्तर आपको वैदिक साहित्य स्रोत में मिलेगा। त्रिपिटक क्या है। बौद्ध साहित्य का हमने अध्ययन किया था, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, जिनका विस्तृत अध्ययन हमने किया था। ये बौद्ध साहित्य में 8 नंबर का उत्तर मिलेगा आपको बौद्ध साहित्य में। उसके बाद 10 राज्य युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया। वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन की हम बात करते हैं। वैदिक कालीन वैदिक सभ्यता की स्थापना, राजनीतिक जीवन, इसमें आपको ये 9 नंबर का क्वेश्चन है, वो यहाँ 10 राज्य युद्ध का स्पष्ट उल्लेख और स्पष्ट व्याख्या की हुई है, उसको आप ध्यान से वहाँ ढूंढ सकते हैं। पंचजन कौन कौन से शामिल थे, ये भी इसी वैदिक राजनीतिक जीवन में है। पंचजन में पंचजना, अनु, यदु, तुर्वसु, ध्रुव, पुरु, इस तरह से पंचजना का स्पष्ट व्याख्या इसमें की गई है। उसके बाद है
3 ब्राह्मण ग्रंथों के नाम लिखिए। वैदिक साहित्य स्रोत जिसमें ब्राह्मण ग्रंथ भी आते हैं, तो यहाँ आप वैदिक साहित्य स्रोत में ब्राह्मण ग्रंथों के नाम देख सकते हैं। प्राचीन भारत में गणित के क्षेत्र में योगदान करने वाले विद्वानों का उल्लेख कीजिए। देखिए यहाँ पर विज्ञान का विकास 12वां क्वेश्चन, विज्ञान का विकास, यहाँ पर विज्ञान का विकास में अलग अलग स्पष्ट व्याख्या की गई है। भौतिक और रसायन विज्ञान के क्षेत्र में प्राचीन काल में विकास, खगोल और अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में प्राचीन काल में विकास, और गणित के क्षेत्र में प्राचीन काल में विकास, ये विज्ञान के विकास में 12वां उत्तर आपको यह मिलेगा। उसके बाद देखिए भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में कणाद ने किस पद्धति का आविष्कार किया था? परमाणुवाद, अणुवाद जो सिद्धांत दिया है महर्षि कणाद ने, वो भी आपको विज्ञान के विकास में से मिलेगा। भौतिकी और रसायन विज्ञान का जो बिंदु है इसी में मिलेगा विज्ञान के विकास में। अगला प्रश्न है 16 संस्कारों के नाम लिखिए। देखिए यहाँ हम देख रहे हैं वैदिक कालीन सामाजिक जीवन। यहाँ वैदिक कालीन सामाजिक जीवन में हमारे 14वें प्रश्न का उत्तर है जीपीएस जानने स्तर से एक फॉर्मूला बता के 16 संस्कारों का नाम स्पष्ट किया गया, लिखा गया है, उसको आप देखेंगे। 4 पुरुषार्थ, ये भी आपको यहीं मिलेगा। 15 नंबर का आंसर भी आपको वैदिक सभ्यता के सामाजिक जीवन में मिलेगा। आश्रम व्यवस्था क्या है? जहाँ 4 आश्रमों की हमने विशिष्ट व्याख्या की है, वो 16वें का उत्तर भी आपको इसी के अंदर ही मिलेगा। उसके बाद हम देखते हैं दिल्ली का लौह स्तंभ। देखिए यहाँ हम देख रहे हैं विज्ञान का विकास, जिसके अंदर लास्ट में आता है तकनीकी विज्ञान का विकास। जो विज्ञान के विकास में यहाँ पर हमारा प्रश्न लघुत्तरात्मक 17 यहाँ मिलेगा। तो इस तरह से हमने लघुत्तरात्मक प्रश्नों की व्याख्या की। उसके बाद हम देखते हैं आगे, ये अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों की हमने व्याख्या की। उसके बाद हम आगे देखते हैं लघुत्तरात्मक प्रश्न। ये सारे अति लघुत्तरात्मक प्रश्न हमारे हो गए। उसके बाद हम देखते हैं लघुत्तरात्मक प्रश्न। देखिए पहला है शैलाश्रय कला के बारे में आप क्या जानते हैं? स्पष्ट है, पाषाण युग के साथ शैलाश्रय भी है। शैलाश्रय, तो यहाँ आप इसका उत्तर विस्तृत रूप से देख सकते हैं। लघुत्तरात्मक पहले प्रश्न का उत्तर जो है आप शैलाश्रय में, शैलाश्रय जो दे रखा है उस शैलाश्रय में आप देख सकते हैं। उसके बाद है प्राचीन समाज व धर्म में त्रिऋण और यज्ञ व्यवस्था। वैदिक कालीन सामाजिक जीवन को हम यहाँ देखते हैं, तो सामाजिक जीवन में त्रिऋण और यज्ञ, पंचमहायज्ञ और त्रिऋण की व्यवस्था, यहाँ पर आपको लघुत्तरात्मक दूसरे प्रश्न का उत्तर जो है वैदिक सामाजिक जीवन में मिलेगा। उसके बाद है महाजनपद से क्या तात्पर्य? 16 महाजनपदों के नाम लिखिए। तीसरा प्रश्न आपको यहाँ से मिलेगा महाजनपदीय व्यवस्था में, यहाँ महाजनपद से क्या तात्पर्य है और 16 महाजनपदों के नाम लिखिए। उसके बाद है सभा और समिति क्या थी? देखिए वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन की हम बात करते हैं, वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन की, तो यहाँ पर हमें सभा और समिति की विस्तृत व्याख्या मिलेगी। चौथे का उत्तर लघुत्तरात्मक में आपको यहाँ से मिलेगा। उसके बाद है उपनिषदों में किन विषयों का प्रतिपादन किया गया है? वैदिक साहित्य स्रोत में उपनिषदों में कौन कौन से विषय जिसका स्पष्ट उल्लेख किया गया है, ये 5वां लघुत्तरात्मक प्रश्न है आपको, वो यहाँ से मिलेगा। उसके बाद है भारतीय इतिहास की जानकारी में विदेशी साहित्य स्रोतों का योगदान बताइए। छठा प्रश्न विदेशी साहित्य स्रोत, आपको यहाँ छठा प्रश्न मिलेगा, छठे प्रश्न का उत्तर मिलेगा विदेशी साहित्य स्रोत में। 7वां भारतीय इतिहास की जानकारी के लिए सिक्कों का महत्व बताइए। देखिए मुद्रा शास्त्र या सिक्के हमारे जो अभिलेख स्रोत है, अभिलेख स्रोत, यहाँ पर हमने मुद्रा शास्त्र और सिक्कों का महत्व उल्लेखित किया है। 7वें प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ अभिलेख स्रोत में मिलेगा। यहाँ सिक्कों का महत्व, मुद्रा शास्त्र, कौन कौन से सिक्के हैं उसका भी विस्तृत उल्लेख है। उसके बाद है वेदांत साहित्य क्या है, स्पष्ट कीजिए। देखिए वैदिक साहित्य में वेदांत साहित्य, प्रश्न 8वें का उत्तर आपको यहीं मिलेगा। वेदांत साहित्य में वेदांत साहित्य का स्पष्ट हमने यहाँ विवरण दिया है। उसके बाद देखिए सिंधु स्थापत्य कला, ये पूरा ही टॉपिक है सिंधु स्थापत्य कला। 9वें प्रश्न का उत्तर सिंधु स्थापत्य कला यहाँ दे रखा है, तो लघुत्तरात्मक प्रश्न का उत्तर सिंधु स्थापत्य कला में आपको स्पष्ट रूप से मिलेगा। यहाँ सिंधु की स्थापत्य कला दुर्ग टीला और आवासीय बस्ती 2 भाग जो है उनका यहाँ विस्तृत विवरण दिया गया है। उसके बाद देखिए आगे हैं आरण्यक साहित्य क्या है, आरण्यक साहित्य क्या है, ये भी आपको वैदिक साहित्य स्रोत में मिलेगा। यहाँ प्रश्न संख्या 10 आरण्यक क्या है,
ये भी वैदिक साहित्य स्रोत में आपको स्पष्ट रूप से मिल जाएगा। सिंधु सरस्वती कालीन प्रमुख उद्योगों का वर्णन कीजिए। सिंधु कालीन आर्थिक जीवन में 11वें का प्रश्न आपको सिंधु कालीन आर्थिक जीवन में आपको इसका उत्तर मिलेगा। यहाँ पर इसका विस्तृत विवरण दिया गया है। उसके बाद है कौटिल्य ने किन किन विषयों को इतिहास में शामिल किया है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र और कर्ण की राजतरंगिणी, यहाँ पर प्रश्न संख्या 13 नंबर जो दे रखा है वो यहाँ उल्लेखित किया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद है मृदबाण संस्कृति को समझाइए। ये जो अभिलेख स्रोत है वहीं पर मृदबाण संस्कृति में मृदबांडों के प्रकारों का उल्लेख किया गया है, तो यहाँ 14 नंबर भी आप यहीं से देख सकते हैं। जो अभिलेख स्रोत है उसमें मृदबांडों का विस्तृत उल्लेख किया है। प्राचीन भारत में समुद्री यात्राएं नौकायन शास्त्र के बारे में आप क्या जानते हैं। हमारे यहाँ पे वैभवपूर्ण अतीत में आप देखते हैं भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रचार और भारतीय नौसेना का विकास जो है वो प्रश्न संख्या 15 आप जो है वो वैभवपूर्ण अतीत में देख सकते हैं। उसके बाद है वंशावली क्या है। हमारे जो स्रोत है साहित्य स्रोत, और साहित्य स्रोतों में हमने बात की थी संगम साहित्य और वंशावलियां। यहाँ पर संगम साहित्य और वंशावलियां हमारे यहाँ नवा जो टॉपिक है, नवा जो वीडियोज है उसके अंदर आप इसका उत्तर देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 16 जो लघुत्तरात्मक प्रश्न संख्या 16 जो है वो यहाँ आपको मिलेगा। तो ये इस तरह से लघुत्तरात्मक प्रश्न थे। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे पाठ्यपुस्तक में निबंधात्मक प्रश्न जो है वो किस तरह से होंगे। तो हम देखते हैं पहला प्रश्न है प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के पुरातात्विक स्रोतों का वर्णन कीजिए। भारतीय इतिहास की जानकारी के प्रमुख स्रोत, यहाँ देखिए प्रमुख स्रोत, और प्रमुख स्रोतों के अंदर आपको पुरातात्विक स्रोत देखना है, और पुरातात्विक स्रोत आपको मिलेगा यहाँ पर अभिलेख स्रोत, यानी अभिलेख स्रोत जो पूरा ही है, जो पूरा ही अभिलेख स्रोत है, जो 10वां जो पूरा ही वीडियो है वो हमारे इस निबंधात्मक प्रश्न संख्या 1 का उत्तर होगा। ये आपको विशेष ध्यान देना है। उसके बाद है प्राचीन भारतीय वैभव की जानकारी में वैदिक साहित्य स्रोत। यहाँ पर हमारा वीडियो नंबर 3 जो है वैदिक साहित्य स्रोत, वो निबंधात्मक प्रश्न दूसरे का पूरा ही उत्तर होगा। आपको सुनना है, फिर आपको उत्तर लिखना है, फिर आपको बिना देखे लिखने का अभ्यास करना है। इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर आपको तैयार करना है। उसके बाद है प्राचीन भारत में विज्ञान और कला के क्षेत्र में समृद्धता पर निबंध लिखिए। यहाँ विज्ञान का विकास वीडियो क्लास नंबर 21 आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पर तीसरा जो निबंधात्मक प्रश्न है उसका आपको उत्तर यहाँ पर विस्तृत रूप से मिलेगा। उसके बाद आगे के प्रश्न है प्राचीन भारत में राजनीतिक व गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यहाँ प्राचीन भारत में राजनीतिक और गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है, उसमें आपको 2 वीडियोस देखने पड़ेंगे। एक तो आपको वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन जो 17 नंबर वीडियो है वो देखना पड़ेगा, और उसके बाद आपको महाजनपदीय व्यवस्था है। यहाँ पर भी गणतंत्र और राजतंत्र शासन व्यवस्था है, क्योंकि हमारे से सवाल पूछा है प्राचीन गणतंत्र और शासन व्यवस्था के बारे में बताइए, तो हमें आप वैदिक सभ्यता के राजनीतिक जीवन में जो राजतंत्र गणतंत्र है वो, और महाजनपद में राजतंत्र गणतंत्र है वो, इन दोनों का उत्तर यहाँ हमें देखना पड़ेगा। यानी निबंधात्मक चौथे का उत्तर यहाँ भी मिलेगा, और निबंधात्मक चौथे का उत्तर यहाँ भी, दोनों को मिला करके ये इसका उत्तर है। अगला प्रश्न है प्राचीन काल में भारत के सांस्कृतिक साम्राज्य के विषय विश्व में प्रसार का वर्णन कीजिए। 5वां यहाँ देखिए वैभवपूर्ण अतीत में निबंधात्मक प्रश्न भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रचार जो है वो पूरा का पूरा जो ये, यानी पश्चिमोत्तर में भारतीय संस्कृति का प्रचार, पूर्वोत्तर में भारतीय संस्कृति का प्रचार और दक्षिण पश्चिम में भारतीय संस्कृति का प्रचार, इसके जो ये 3 पोर्शन है तीनों को ही हमें इस उत्तर के रूप में प्रस्तुत करना है। उसके बाद देखिए प्राचीन भारत में सोने की चिड़िया कहा जाता है। इस कथन के संबंध में प्राचीन काल के आर्थिक वैभव को रेखांकित कीजिए। ये बड़ा प्रश्न है जिसका बड़ा ही उत्तर आपको मिलेगा। वैदिक कालीन आर्थिक जीवन, यहाँ जो वैदिक कालीन आर्थिक जीवन दे रखा है उसके अंदर निबंधात्मक प्रश्न आपको ये 6ठे का उत्तर आपको यहाँ मिलेगा। भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता है, या वैदिक कालीन आर्थिक जीवन एक ही बात है। यहाँ आप इसका उत्तर अच्छे तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद है 7वां प्रश्न भारत के प्राचीन धार्मिक वैभव पर एक निबंध लिखिए। प्राचीन धार्मिक वैभव का मतलब यहाँ है वैदिक कालीन धार्मिक जीवन से है। प्रश्न संख्या 7 का उत्तर वैदिक कालीन धार्मिक जीवन में आपको यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ आपको विशेष ध्यान देना है। आर्थिक जीवन यहाँ, ये आर्थिक जीवन यहाँ 6 नंबर है, और यहाँ धार्मिक जीवन यहाँ आपको
7 नंबर का उत्तर है वो मिलेगा। उसके बाद है भारतीय इतिहास के स्रोतों के रूप में वंशावलियां, यहाँ जो वंशावलियां दे रखी है ये आपके 8वें प्रश्न का उत्तर जो है वो वंशावलियों के रूप में मिलेगा। तो इस तरह से जो पाठगत जितने भी प्रश्न हैं वो सारे के सारे सभी प्रश्नों के व्यवस्थित उत्तर आपको इन्हीं क्लासों के वीडियोस में या इन्हीं क्लासों के पार्ट्स में मिलेंगे। आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो आपको सारे उत्तर मिल जाएंगे। ये केवल इतने ही प्रश्न नहीं है, और भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपको एक नोट्स के रूप में जो दिया जाएगा, वहां पर आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक प्रश्नावली दी जाएगी और उन प्रश्नों को पढ़ करके भी आपको यहां से उत्तर प्राप्त करने हैं। तो इस तरह से हमारा वैभवपूर्ण अतीत है वो पाठ हमारे इन 22 क्लासों में पूरा हुआ। इसके लिए बहुत बहुत संस्थान को और आप सभी विद्यार्थियों को